हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं सीबी शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल फिजिक्स विद सीबी पर। हम लोग क्लास 11th जेई और नीट के लिए पढ़ रहे हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन प्लेन। तो आज ये नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पिछले दो चैप्टर्स यूनिट एंड मेजरमेंट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को नहीं देखा है तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक अपलोड कर दिया है, डाल दिया है। वहां जाकर आप पहले दोनों ही चैप्टर्स को कंप्लीट वॉच करके आइए, तब आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन में जो हम लोग कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का एक आज ऐसा सिंपल वे में, एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसा एक्सप्लेनेशन अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बताने के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड बता दें, ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बताने के लिए हम केवल मैग्नीट्यूड बता दें और वो पूरी हो जाएं, तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो इन सभी को अगर हमको एक्सप्रेस करना हो, बताना हो, तो हम केवल और केवल वहां पर वैल्यू बताते हैं। डायरेक्शन से यहां कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम मास को देखें तो हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं भैया हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी सुना है या कभी ऐसा भी कहा है भैया हमको 2 किलो चीनी नॉर्थ डायरेक्शन में दे दीजिए, 2 किलो चीनी हमको ईस्ट डायरेक्शन में दे दीजिए? ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी कहा गया है क्या? नहीं। टाइम, अगर टाइम की बात की जाए तो क्या कभी आपने टाइम को बताते वक्त डायरेक्शन बताया है क्या? कोई पूछे भैया कितना बज रहा है, तो आप देख के बताएंगे भैया 9 बज रहा है। तो क्या कभी आपने कहा 9 बज रहा है नॉर्थ में या 9 बज रहा है साउथ में? ऐसा तो नहीं होता। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज हम जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं, वहां डायरेक्शन बताने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो लिखेंगे क्या? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल की बात करें तो मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डेंसिटी, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? स्केलर क्वांटिटीज के हैं। अब आगे है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होता है। वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है या बताना है तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताना पड़े। फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वैल्यू के साथ साथ अगर हम उसके डायरेक्शन को भी बताएं तब वो बातें पूरी हों, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे फोर्स। फोर्स को अगर हमें बताना हो तो कितना फोर्स का वैल्यू और फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स अप्लाई करना है या फोर्स का वैल्यू बताना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसके डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करना होगा। अगर हम डायरेक्शन को ना बताएं तो वो बातें आधी अधूरी रह जाएंगी। तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उसकी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े,
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट रहता है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, उन सभी क्वांटिटीज को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है। वेक्टर क्वांटिटीज सिंपल रूल्स जो अलजेब्रा में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पढ़े हैं, इन रूल्स को फॉलो नहीं करती। इनके लिए इनका अलग मैथमेटिक्स चलता है जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा भी कह सकते हैं। अगर हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के डिफरेंस की बात करें तो ये कुछ रहे डिफरेंस स्केलर्स और वेक्टर्स। पहला पॉइंट स्केलर में, स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वहीं वेक्टर्स है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। स्केलर्स की बात करें तो ये जब इनकी मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएंगी। स्केलर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड चेंज होने पर चेंज हो जाएंगी। वहीं अगर वेक्टर की बात करें तो दे चेंजेस इफ आइदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। वेक्टर क्वांटिटीज के केस में मैग्नीट्यूड चेंज होने पर भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी बदले, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा, और अगर दोनों चेंज हो रहा है तो भी चेंज हो जाएगा। स्केलर्स की बात करें तो दे ओबे सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। यह सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लॉज को फॉलो करती हैं। वही वेक्टर में क्या होता है? दे ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करती हैं। वेक्टर अलजेब्रा नॉर्मल सिंपल अलजेब्रा से अलग होता है। यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल्स अलग होता है। इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे चैप्टर में। तो वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं और स्केलर क्वांटिटीज सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। ठीक, स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल का यूज किया जाता है। वहीं वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को या तो बोल्ड लेटर में लिखते हैं या सिंबल के ऊपर एरो लगा देते हैं। मैक्सिमम बुक्स करते क्या हैं? लेटर को बोल्ड लेटर से लिख देंगे, जो भी सिंबल होगा उसको बोल्ड लेटर से लिख देंगे। जैसे फोर्स के लिए होता है सिंपली एफ, तो इसको बोल्ड लेटर से लिख देंगे। खाते पीते घर का दिखा देंगे एफ को, फोर्स को। अगर कहीं बुक में बोल्ड लेटर में कोई सिंबल लिखा है तो इट मींस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। या इस नॉर्मल से एफ पर एरो लगा देंगे, या तो सिंबल के ऊपर, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एरो लगा दिया जाएगा, या तो उस लेटर को बोल्ड कर दिया जाएगा। अब हम वेक्टर को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो वेक्टर में हम सबसे पहला जो पॉइंट देखेंगे वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अगर किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन बताएं, या ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है वह कहलाता है पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का, किसी ऑब्जेक्ट का ऑरिजिन की रिस्पेक्ट में पोजीशन एक्सप्रेस करता है, पोजीशन बताता है, वह कहलाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे यह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, और इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट P।
तो इस पॉइंट P का पोजीशन अगर बताना हो तो वह पोजीशन जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वह वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। इसके लिए करना क्या होगा, पॉइंट P को पॉइंट O से एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। एक स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट P और O को मिलाएगा, ज्वाइन करेगा, वही स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर। वो स्ट्रेट लाइन ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट P का ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है यही कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। पॉइंट O से स्टार्ट करेंगे, P को मिला देंगे और यहां एरो लगा देंगे। ये है आपका पोजीशन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे OP, O से P के बीच का डिस्टेंस, और लगा देंगे एरो। O के रिस्पेक्ट में P का पोजीशन कहलाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो पोजीशन वेक्टर को हमेशा OP से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर पॉइंट P है, मान लीजिए पॉइंट कोई दूसरा है A है तो लिखेंगे OA। अगर पॉइंट B है तो लिखेंगे OB। इस प्रकार हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो दो पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं एक ऐसा वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो डिस्प्लेसमेंट को बताता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अ वेक्टर विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, जो डिस्प्लेसमेंट को देगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां एक कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन, पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर OP है, और पॉइंट Q जिसका पोजीशन वेक्टर OQ है। तो पॉइंट P और Q के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे वह वेक्टर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लीजिए हम P से Q की तरफ चलें, तो ये जो वेक्टर हमको दिखाई दे रहा है, ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है और ये जो लेंथ दिख रहा है, यही रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है आपका P से Q को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डायरेक्शन P से Q की तरफ, अगर यही हम Q से P की तरफ मिलाएंगे तो डायरेक्शन Q टू P होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां क्या लिखेंगे, वेक्टर PQ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में रिलेशन होता है, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OQ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ, या पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, दैट इज OQ। OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का रिलेशन। जो पॉइंट पहले है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, माइनस जो पॉइंट बाद है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो वेक्टर किसी दो पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक एक करके हम सबको देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है इक्वल वेक्टर्स। तो ध्यान दीजिए, वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो लेंथ होता है, एरो का जो लेंथ होता है वह रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के वैल्यू को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और एरो का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर का डायरेक्शन। फिलहाल अगर यहां इस केस में देखें तो वेक्टर ए का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, ये लेफ्ट ये राइट, तो डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है। वही वेक्टर बी भी लेफ्ट से राइट है। इनका जो लेंथ होगा वो लेंथ का मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ वेक्टर ए या वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। एरो का लेंथ रिप्रेजेंट क्या करेगा, वेक्टर का वैल्यू। तो इक्वल वेक्टर्स कब होगा, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो
और दोनों का जो वैल्यू रहे, मतलब लाइन का लेंथ रहे, वो इक्वल रहे, तब हम इन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, तो हम कह देंगे वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वहीं अगर अपोजिट वेक्टर की बात करें तो ऐसा दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहे, मतलब लाइन का लेंथ सेम रहे और डायरेक्शन अपोजिट रहे। ए को देखें तो लेफ्ट से राइट है और बी को देखें तो राइट से लेफ्ट है, तो यहां ये दोनों क्या कहलाएंगे? अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स को अगर हमें देखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, जहां माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों का वैल्यू सेम है, ए और बी का वैल्यू मतलब लाइन का लेंथ सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अपोजिट होने के लिए ये माइनस साइन लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी वेक्टर का वैल्यू। मॉडुलस कहने का मतलब किसी वेक्टर का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड में वेक्टर को लिख देंगे या उसके सिंबल से एरो को हटा देंगे। अगर एरो नहीं लगाया गया है इसका मतलब हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगला टर्म है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उस वेक्टर को कहते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर मैग्नीट्यूड कितने के इक्वल होगा? 1 के। तो अगर हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना हो, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर के सिंबल पर या उस वेक्टर पर कैप लगा देते हैं। पढ़ते क्या है? ए कैप। ए कैप अगर कहीं ऐसा सिंबल लगा हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। वेक्टर के ऊपर कैप लगा है तो मींस यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा। और किसके इक्वल होगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगला टर्म है कोप्लेनर वेक्टर का। ऐसे वेक्टर जो किसी सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो किसी सिंगल प्लेन में लाई करते हैं, उन सभी वेक्टर्स को कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये हमारे बोर्ड का प्लेन है, आप कॉपी में लिख रहे हैं, आपकी कॉपी का प्लेन है, तो इस बोर्ड के प्लेन में या आपकी कॉपी के प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर। अगर हम एक ऐसा वेक्टर लें जो ऐसे बोर्ड से ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ हो, इस मार्कर की तरह, मान लेते हैं ये इसका हेड है, एरो है, तो अगर ऐसा कोई वेक्टर निकला हुआ है तो क्या वो कोप्लेनर होगा? नहीं, वो आउट ऑफ प्लेन हो गया, अब ये कोप्लेनर नहीं होगा। अगर कोई वेक्टर ऐसे इंटर कर रहा है तो ये क्या वेक्टर कोप्लेनर होगा? नहीं। तो किसी प्लेन में जितने भी वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये सभी वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर। अगला है को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब वो सभी वेक्टर्स जो किसी सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हों, जो किसी सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हों, तो ऐसे सभी वेक्टर्स को कहेंगे क्या? को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सभी स्टार्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ से, तो ये सभी वेक्टर्स क्या होंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो किसी सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वह कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर्स।